हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए आगे पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे। आप सभी को ये समझना है कि मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट मेंस आप ना ही एसटीएम बन सकते हो, ना ही आगे फर्दर इंटरव्यू कॉल आ सकती है। आप समझ सकते हो प्रीलिम्स क्लियर करने से कुछ नहीं हो सकता है बिना क्लियर किए मेंस, इसलिए मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप सभी के 80+ नेट करेक्ट हैं तो प्लीज़ सिट डाउन एंड फोकस ऑन मेंस। प्लीज़ फोकस ऑन मेंस। इस बार नहीं, अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा तो अगले साल प्रीलिम्स क्लियर होगा एंड आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने ये दिन वेस्ट नहीं किए हैं। आपके पास मेंस का एक एक्सपीरियंस होगा। इसलिए लेट्स स्टार्ट कि हमने कल पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट किए थे। हम ये देख रहे हैं कि PYQ कैसे लिखे जाते हैं और PYQ को ब्रेन स्टॉर्म कैसे किया जाता है। बिना ब्रेन स्टॉर्म किए आप PYQ को नहीं लिख सकते, इसलिए हम ब्रेन स्टॉर्म देख रहे हैं कैसे किया जाता है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि PYQ कैसे लिखे जाते हैं और कितना लिखना होता है और किस टाइप के एग्जाम्पल डालने होते हैं। यहाँ हम कोई PDF नहीं दे रहे हैं आपको कि आप ये सोचो कि हमें ये PDF मिल जाएगी, ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को हम आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जब तक आप PYQ को ब्रेन स्टॉर्म नहीं करोगे, PYQ को समझोगे नहीं, तब तक आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आंसर राइटिंग भी एक स्किल है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि नेपोलियन वाज द सन ऑफ रिवोल्यूशन एक्सप्लेन। नेपोलियन वाज द सन ऑफ रिवोल्यूशन एक्सप्लेन। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, व्याख्या कीजिए। नेपोलियन, ये उस टाइम की बात है कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था। फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट, जो आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का एक वो आता है नेम। वही नेपोलियन के बारे में पूछा गया है कि नेपोलियन वाज द सन ऑफ रिवोल्यूशन। क्या रिवोल्यूशन का सन था नेपोलियन? लेट्स स्टार्ट। इसे हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ये देखते हैं। इसको हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ये देखते हैं। चलो स्टार्ट। नेपोलियन ने क्या किया था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आई थी? अब आप ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आई थी? तो जो फ्यूडल सेटअप था उसको फ्रेंच रिवोल्यूशन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, हटा दिया था। अब हमारा कौन सा सिस्टम आ गया था? इक्वलिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी बेस्ड सिस्टम आ गया था। उसके बाद में नेपोलियन ने क्या किया था? आप ये लिखोगे इसमें कि नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसका एडवांटेज लेके इक्वलिटी के बेसिस पे अपने आप को एक पावरफुल लीडर के रूप में बनाया। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे? नेपोलियन ने क्या किया, एक अपनी मिलिट्री को जो रैंक थी वो उस रैंक में आगे बढ़ा। मिलिट्री की उसकी रैंक जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने लगी क्योंकि वो टैलेंटेड लीडर था। और पहले जो मिलिट्री की पोजीशन थी वो किसके लिए रखी गई थी? पहले मिलिट्री की पोजीशन उनके लिए थी, मतलब प्रिविलेज था। हाई क्लास वाले लोग जो थे, नोबल पीपल, उसमें 3 डिवाइड थी ना, अरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। तो नोबिलिटी वालों के लिए मिलिट्री की रैंक रखी गई थी। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि नेपोलियन जो था उसने अपने जो नेपोलियन कोड निकाला था, उस नेपोलियन कोड में उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ, नेपोलियन कोड में उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करी। इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात किया उस कोड में। उसके बाद उसने क्या किया कि अपना जो एजुकेशन का सिस्टम था उसने सेकुलर एजुकेशन पर बात करी। ये सब नेपोलियन ने आगे किया और उसने यही जो नेशनल आइडिया लाइक नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसने उस आइडियाज़ को स्प्रेड किया। नेशनलिज्म का आइडिया और आपका सेकुलरिज्म का आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया, पॉपुलर शोविनिटी का आइडिया, इस बेसिस
पे कहा जाता है कि नेपोलियन जो था वो सन था रिवॉल्यूशन का। आपको इस तरह से आंसर लिखना होता है। अब चलो हम अपना आंसर देखते हैं कि हमने कैसे लिखा है इस आंसर को। लेट्स सी। Napoleon was the son of revolution. Napoleon was the son of revolution. Napoleon Bonaparte rose to power and achieved greatness because of opportunities created by French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन ने जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी उन्हीं के बेसिस पे उसने ग्रेटनेस को अचीव किया। इट ओपन अपॉर्चुनिटीज़, इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम, it destroyed the old feudal system, it opened the opportunity based on the equality and merit and skills। उसके बाद में हमने हेडिंग डालनी होती है हमें कि यही जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी की हेडिंग बना के डालनी होती है नेपोलियन, फिर उसके बाद में सन ऑफ रिवोल्यूशन। कैसे हुआ? एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, रिवोल्यूशन एंड द फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू टैलेंटेड कॉमन मैन। टैलेंटेड कॉमन मैन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, इसलिए नेपोलियन को सन ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। राइज इन मिलिट्री गैंग, नेपोलियन वाज स्किल्ड लीडर, हिज टैलेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मासेस विच हेल्प टू राइज इन मिलिट्री गैंग्स। क्योंकि वो एक टैलेंटेड लीडर था, मासेस ने देखा नेपोलियन के टैलेंट को, इसलिए उसकी जल्दी से जल्दी रैंक मिलिट्री में आगे बढ़ती गई। सपोर्टेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को उसने सपोर्टेड किया। जब उसने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को सपोर्ट किया तब मासेस ने उसे सपोर्ट किया। रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी एंड नेशनलिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड किया। उसके बाद में उसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। ही इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ थ्रू हिज नेपोलियन कोड। जो उसने इस्टेब्लिश किया था, नेपोलियन कोड वो जो लाया था, उसमें उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया। उसने सेकुलर एजुकेशन पे वर्क किया, जो अभी भी शायद बेस है फ्रेंच में जो एजुकेशन सिस्टम का। और नेशनलिज्म में उसने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी वर हार्नेस्ड एंड इंटेंसिफाइड अंडर द नेपोलियंस रूल। इस वजह से कहा जाता है कि नेपोलियन जो था वो एक फ्रेंच रिवोल्यूशन का सन था। नेपोलियन वाज स्प्रेडिंग द आइडियल्स ऑफ। अब हमें कंक्लूजन भी तो एक अच्छा लिखना है, जो लास्ट में एग्जामिनर पढ़ते हुए हमारे कंक्लूजन हमें कभी भी मिस नहीं करना है। कंक्लूजन हमें ऑलवेज लिखना है, क्योंकि कंक्लूजन अगर नहीं लिखोगे तो आंसर आपका अधूरा सा लगेगा। और जो और अदर एस्पिरेंट्स होंगे वो तो कंक्लूजन लिखेंगे, इसलिए हमको भी कंक्लूजन को इंक्लूड करना है। कंक्लूजन में हमने लिखा है नेपोलियन वाज द स्प्रेडिंग द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, कंसोलिडेट पावर थ्रू द इक्वलिटी, सेकुलर एजुकेशन, नेशनलिज्म एटसेट्रा। ही मेंटेन द इमेज ऑफ सन ऑफ रिवोल्यूशन। उसके बाद ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलो हम देखते हैं, इसको भी ब्रेनस्टॉर्म करें। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, केक वॉक टाइप का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर का है। डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। अब हम इस पर डिस्कस, वैसे तो अगर डिस्कस वर्ड्स आए तो हमें पॉजिटिव भी लिखना होता है और नेगेटिव भी लिखना होता है। ये यूपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि हमें पॉजिटिव भी दिखाना होता है तो नेगेटिव भी दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम पूरा इम्पैक्ट दिखा देंगे, भले ही हम कंक्लूजन में बताएं कि हमारा अब कल्चर पूरा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, हम कुछ और भी नया कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पहले दिखाते हैं आप लोगों को। आप सोचो क्या क्या इम्पैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के, इम्पैक्ट क्या क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या क्या हैं अब आपको बताने हैं। सबसे पहले आप सोचो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किस पे हुआ, फैमिली सिस्टम जो बेसिक है, फैमिली सिस्टम पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ। फैमिली में हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो किधर चली गई, न्यूक्लियर की तरफ चली गई। ठीक है, ये इम्पैक्ट है। हमें ऐसे ही हमारी सोसाइटी के कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक फैमिली होती है, उसके बाद में आपका मैरिज सिस्टम, मैरिज सिस्टम में जो हमारी रिचुअल बेस्ड मैरिज होती थी, अब वो कोर्ट बेस्ड मैरिज होने लगी है, और ना कोर्ट मैरिज होने लगी है। उसके बाद में हमारे पास में जो मैरिज में आजकल जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, केक कटिंग होती है, कॉकटेल पार्टियां होती हैं, और उसके बाद में एक और वो रिंग सेरेमनी होने लगी है। हमारे इंडियन कल्चर में ये पहले प्रेजेंट नहीं था। ये ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट है।
थर्ड हम देखते हैं फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, ड्रेसिंग पर इम्पैक्ट देखते हैं। ड्रेस भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है कि आजकल हम इंडो वेस्टर्न ड्रेस का यूज करते हैं, इंडो वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। कैसे? जीन्स प्लस कुर्ता, जीन्स एंड कुर्ता का यूज करते हैं। और है ना, साड़ी से हम किस पर आ गए हैं? इंडो वेस्टर्न सूट्स पर, इंडो वेस्टर्न सूट्स पर। उसके बाद में आपको दिखाना है आपकी फूड हैबिट्स। फूड हैबिट में भी काफ़ी चेंज आया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये आपको ऐसे सोचना होता है कि पहले फैमिली भी पार्ट है सोसाइटी का, मैरिज भी सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट एक ड्रेस भी है, सोसाइटी में फूड एंड हैबिट्स भी आते हैं, सोसाइटी में आपका फेस्टिवल्स भी आते हैं। सोसाइटी में आपके पास फेस्टिवल्स भी आते हैं। फूड हैबिट्स में आप किसको लिखोगे? फूड्स हैबिट्स में आप लिखोगे जो फास्ट फूड कल्चर चल रहा है आजकल। अच्छा, पेन नहीं चल रहा है। फास्ट फूड कल्चर का लिखोगे आप। और क्या लिखोगे? आजकल फास्ट फूड कल्चर चल रहा है। और ग्लोबलाइजेशन में एक ये हुआ है कि जो मैकडोनल्ड में भी आपको नवरात्रा थाली देखने को मिल रही है। ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है और इंडिया के उसका इम्पैक्ट है। और फेस्टिवल में आप हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे होगे। हैलोवीन जो बच्चे और यूथ सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन में आपका फेस्टिवल्स चेंज हो गए हैं। आपके वुमेन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप देखो तो वुमेन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। वुमेन आगे निकल कर आ रही हैं। वुमेन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है, वो भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वुमेन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हमें ऐसे पार्ट्स में सोचना होता है कि किस पे क्या क्या चीज़ हो गई है। विद इन 1 मिनट दैट्स देन जो आपको आंसर लिखना होता है, फिर वही बेसिस पर आप आंसर लिखते चले जाते हो। इसका आंसर देखते हैं। पहले तो आपको ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। इकोनॉमी का इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, कल्चर का इंटरकनेक्टेडनेस, कल्चर भी चल रहा है, और पॉपुलेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स गोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पीपल। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, हमने फैमिली पर जो सोचा था वही लिखा है। देखो, फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज बीइंग चेंज बाय ग्लोबलाइज फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली। मैरिज, देयर आर मैनी वेस्टर्न फंक्शन परफॉर्म इज इंडियन मैरिज, रिंग सेरेमनी, केक कटिंग, कॉकटेल पार्टी। फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। हैलोवीन सेलिब्रेशन हो रहा है आजकल। क्लोथ भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर ड्रेसिंग स्टाइल ज़्यादा सही हेडिंग रहेगी, ड्रेसिंग स्टाइल डालो। आपको ये हेडिंग को बॉक्स में बंद करना होता है और ये जो एग्जाम्पल है इनको अंडरलाइन करना होता है। ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, इंडो वेस्टर्न क्लॉथ, जीन्स कुर्ता। फूड, इमर्जिंग फास्ट फूड कल्चर इन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड, वेस्टर्नाइजेशन का ही इफेक्ट है। नवरात्रा थाली इन मैकडोनल्ड में मिल रही है, फास्ट फूड कल्चर, बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा। एजुकेशन, अर्लियर गुरु शिष्य परंपरा वाज प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, नाउ देस मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये भी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। लैंग्वेज, इंडियंस आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेजेस, दे कंसिडर इंग्लिश इज हाई क्लास लैंग्वेज। ओवेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप जिसे भी देखो, आप अगर उसे हिंदी बोलने आती है तो वो इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स करके बोलेगा, जबकि हिंदी भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, उसको अच्छे से बोला जाए, अच्छी लैंग्वेज है काफ़ी में, उसमें कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। पर मैंने देखा है लोग आजकल जो हाई सोसाइटी, हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं, इंग्लिश में अपनी सुपियरिटी को दिखाते हैं। ओवेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप जहाँ देखो वहाँ इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये सब वेस्टर्नाइजेशन का ही इफेक्ट है। अब हमने बोला था कि हमें ग्लोबलाइजेशन पे ये इम्पैक्ट हो गए हैं, पर हमें भी तो अपना कुछ लिखना है कि हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से पूरे तो वो है नहीं, हमें तो अपना भी कुछ दिखा गए हैं हम। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स इंडियन सोसाइटी बट इन रिसेंट टाइम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर मिक्स हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर निकल के आ रहा है। एंड हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो कल्चर मिलके एक यूनिक कल्चर निकल के आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर एंड ग्लोबलाइज, या दोनों कल्चरों का मिक्स करके कल्चर बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन इमर्ज टू काउंटर द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन में आप देखोगे कि आपको आपकी लोकल की चीज़ें फेमस हो गई हैं, लोकल जो चीज़ें हैं वो फेमस हो गई, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वोकल फॉर लोकल जो आजकल हमारा थीम है, चल रहा है, वोकल फॉर लोकल, वो उसका इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। सो नाउ ये आपका फिनिश हो गया। हम डेली 2 PYQ करेंगे। पहले ब्रेनस्टॉर्म करके देखेंगे, उनको पार्ट्स में तोड़ेंगे यानी कि ब्रेक करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद में उसी ऑर्डर में हमने जिसमें सोचा है जैसे वैसे ही लिखेंगे। इसमें आपको हेडिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है, हेडिंग्स को बॉक्स करना होता है, पॉइंट्स वाइज लिखना होता है, नंबरिंग डालनी होती है जिससे इम्पैक्ट पड़े इंडिविजुअल जो एग्जामिनर आपका चेक कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 नंबरिंग डालनी होती है, फिर पहले इंट्रो एक अच्छा लिखना होता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन जरूर लिखना होता है। थैंक यू सो मच। आगे भी देखते जाइए और ऐसे ही PYQ ब्रेनस्टॉर्म करते जाइए एंड शेयर करिए लोगों को, जिससे वो हमसे जुड़ सकें और इस नॉलेज को आगे से आगे बढ़ाते जाइए। क्योंकि UPPCS में मैंने देखा है कि कोई भी मेंस की क्लासेस नहीं चलाता है, सब प्रीलिम्स इसी टैप में आप लोग फंस जाते हो, वैकेंसी वैसे भी कम आती हैं और इसका आप लोगों के प्रीलिम्स टैप की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स फैक्चुअल चीज़ों के पीछे भागते रहते हो, मेंस की अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती है, इसलिए आप लोग मेंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हो, ना ही मेंस क्वालिफाई कर पाते हो। इसलिए अभी से अगर प्रीलिम्स में आपके 89 करेक्ट हो गए हैं तो आप लोगों को मेंस में फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर आएंगे तो आप इंटरव्यू की कॉल को सिक्योर कर लोगे। थैंक यू सो मच।